लोग जानते हैं बीपीएससी अपने प्री और मेंस एग्जाम पैटर्न में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन लाई है और सही भी है। मेंस में पहले जो प्रिडिक्शन और रटने की जो प्रवृत्ति थी, इससे निकलना भी बहुत ज़रूरी था और विगत समय में देख रहे हैं कि ये शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर दोनों में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब आपकी जो एनालिटिकल पावर है वो मेंस के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोस्तों, हम बात करते हैं फिलहाल आर्ट एंड कल्चर से, जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। पहले जो आर्ट एंड कल्चर था उसमें जनरली देखते थे कि 3 कलाएं पूछी जाती थी, मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम शैली। लेकिन 68 और 69 एग्जाम में आप देखे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया, न केवल इन 3 कला बल्कि इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके अलावा जो पहले का जो सिलेबस था उससे काफ़ी ज़्यादा वाइड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि देखिएगा, भवन निर्माण कला के साथ साथ इसमें खासतौर पे मंदिर निर्माण कला हो गया, गुहा विहार का है, या फिर मूर्ति कला वगैरह क्षेत्र से भी क्वेश्चन अब बनने स्टार्ट कर गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखते हैं मुख्य परीक्षा का जो लॉन्ग आंसर है उसमें भी हिस्ट्री का अगर बात करें तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया है। आप देखिएगा शॉर्ट नोट्स वगैरह में 1909, 1919 इस तरह के अधिनियम पूछे जा रहे हैं। तो लॉन्ग आंसर में खासतौर पे देखिएगा राष्ट्रवाद का मुद्दा या गरम दल, नरम दल जैसी भूमिकाएं आज़ादी में क्या रही, संवैधानिक विकास से संदर्भ में कई सारे डायमेंशन जो पहले मेंशन नहीं था अब वो पूछा जा रहा है। तो इन्हीं टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से आर्ट एंड कल्चर में परिवर्तन हो सकता है या कहाँ कहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं हिस्ट्री के संदर्भ में। हिस्ट्री में मोटे तौर पर देखा जाए तो 2 टॉपिक में होगा, एक आर्ट एंड कल्चर है तो दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखते हैं जनजातीय आंदोलन है, विद्रोह है, राष्ट्रीय आंदोलन है, व्यक्तिगत परिचय, काफी ज्यादा सेगमेंट बनता है यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो जो ओल्ड सिलेबस है, जैसा कि हमने मेंशन भी किया था कि मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम शैली अभी तक पूछी जाती रही थी 68 से पहले तक। लेकिन 68 में एक परिवर्तन होता है और क्वेश्चन काफी वाइड आने लगे। तो कौन कौन से हैं, हम पहले मौर्य कला की बात करते हैं कि मौर्य कला के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो मौर्य कला के अंतर्गत शॉर्ट नोट्स के संदर्भ में वैसे प्रश्न जो देखते थे कि पहले टेल के रूप में आता है, वहां से शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं। तो इस संदर्भ में देखिए, तो पहला है कि मौर्य कला बौद्ध धर्म के प्रभाव, क्योंकि ये टेल में पूछा जा चुका है, उम्मीद की जा रही है शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा मौर्य कला पर ईरानी कला की प्रभाव या अनुकृति थी, इसका तर्कपूर्ण उत्तर दें तो यहां से भी प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा देखिएगा कि मौर्यकालीन कला परंपरा को भारतीय कला परंपरा के इतिहास में एक आधार बिंदु के रूप में देखना कितना तार्किक है, समीक्षा करें। मतलब मौर्य कला जो विकास किया गया उसके आने वाले कला को किस प्रकार एक आधार प्रदान किया, इससे भी प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मौर्यकालीन कला परंपरा के विकास की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। विकास तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इसमें आलोचनात्मक व्याख्या जो होगा उससे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखते हैं कि मौर्यकालीन भवन निर्माण कला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है केवल भवन निर्माण कला के संदर्भ में, तो वहां से भी आप प्रश्न देख लीजिएगा। इसके अलावा मौर्य कला के विकास में तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक भी हो सकता है, धार्मिक को भी जोड़ लीजिएगा, धार्मिक प्रभाव की समीक्षा करें तो ये भी प्रश्न बनता है। फिर मौर्य कला के विकास में अशोक की भूमिका क्या रही, क्योंकि देखिएगा मौर्यकालीन कला जो भी विकास किया गया है वो मुख्यतः अशोक के समय में ही किया गया था, इसलिए अशोक की भूमिका से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर है मौर्यकालीन स्तंभ निर्माण कला की विशेषता का उल्लेख करें। हम लोग जानते हैं स्तंभ निर्माण कला के अंतर्गत जो खासतौर पर अभिलेख वगैरह होता है 3 तरह का, लघु शिलालेख, बृहद शिलालेख। फिर इसके अलावा पाल कला की बात करें
तो पाल कला के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? तो पहला है कि प्रमुख विशेषता, ये तो हमेशा से पूछा जाता रहा है और पूछ भी चुका है बीपीएससी। तो पूछी है पाल कला की प्रमुख विशेषता के संदर्भ में। इसके अलावा देखते हैं पाल कला मूर्ति कला, जो स्पेशलाइज है इसका, मूर्ति कला की विशेषता को भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा पालकालीन भवन निर्माण कला, अगर कला देखें तो इस समय कला दो प्रकार से विशेष रूप से देखने को मिलता है, मूर्ति कला और भवन निर्माण कला, तो दोनों अलग अलग करके भी पूछ सकता है। फिर पाल कला पर बौद्ध धर्म के प्रभाव का उल्लेख करें, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर में टेल में आया है, तो आप ध्यान रखिएगा कि यह शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है। फिर है पाल कला पर तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक प्रभाव का उल्लेख करें, तो ये प्रभाव को भी आप शॉर्ट नोट्स बना के तैयार रखें। फिर पाल कला के विकास की आलोचनात्मक व्याख्या करें, तो पाल कला का विकास तो हुई है, लेकिन कहाँ कहाँ कमियां देखने को मिली, ये आलोचना भी आप तैयार रखेंगे। फिर पाल कला मूर्ति कला में विकास में, खासतौर पर मूर्ति कला के विकास में धीमन एवं बिटपाल के योगदान का उल्लेख करें। जैसा कि जानते होंगे हम लोग कि पाल कला जो विकास की है मूर्ति कला, उसमें दो बड़े कह सकते हैं कि कलाकार थे, धीमन और बिटपाल। तो जो कला में ये परिवर्तन देखने को मिलता है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका धीमन एवं बिटपाल की थी, तो वहां से बनता है। अब पाल और मौर्य पर मिलाकर पूछ सकता है कि बिहार के पर्यटन विकास में पाल तथा मौर्य कालीन स्थलों एवं कला संस्कृतियों की भूमिका का उल्लेख करें। तो जो स्थल है वो, या फिर इसकी जो कला संस्कृति, मतलब कि भवन निर्माण बना है, मूर्ति निर्माण बना है, जो कहीं रखा हुआ है, तो वो किस प्रकार पर्यटन विकास में भूमिका निभा सकता है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और पटना कलम शैली के बारे में, पटना कलम शैली में खासतौर पर देखिएगा कि एक स्वतंत्र कला के रूप में पटना कलम शैली का विकास को उल्लेख करें। लोग जानते हैं कि तत्कालीन समय में जो पटना कलम शैली का विकास हुआ था, वो एक स्वतंत्र कला के रूप में हुआ था, क्योंकि उस समय तीन मुख्य कलाएं के रूप में देखी जा रही थी, यूरोपीय शैली, मुगल शैली और इसके अलावा एक स्थानीय कला जो पहाड़ी कला और अन्य कला के रूप में जाना जाता है। लेकिन इन तीनों कलाओं का समावेशन के बावजूद भी अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाते हुए पटना कलम शैली का विकास हुआ था। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि पटना कलम शैली का जो विकास हुआ है स्वतंत्र में कैसे। इसके अलावा यहीं पर देखते हैं कि एक तीनों शैली से मिलाकर भी क्वेश्चन बनता है कि पटना कलम शैली मुगल शैली, यूरोपीय शैली और स्थानीय शैली के प्रभाव से उत्पन्न थी, समीक्षा करें। तीनों को प्रभाव को दिखाना है और बाद में फिर उसका व्याख्या में जो आएगा कि ये नहीं एक स्वतंत्र कला के रूप में विकसित थी, तीनों का लक्षण है, क्योंकि समय है तो है लक्षण, लेकिन ऐसा नहीं कि ये तीनों के समावेशन पर ही विकसित थी, क्योंकि इसका अपना एक स्वतंत्र रूप भी था। तो खैर वो अपना दिखते समय बातें होंगी। फिर पटना कलम शैली पर तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रभाव का उल्लेख करें। तो यहाँ आर्थिक तीनों प्रभाव को मिलता जुलता पटना कलम शैली से भी क्वेश्चन बन सकता है कि तीनों क्या प्रभाव था। फिर पटना कलम शैली के विकास में ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका का उल्लेख करें, और यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्योंकि देखिएगा कि उस समय जो कला का विकास हुआ था मुख्य रूप से मुगल कला, या फिर कह सकते हैं उस समय जो रजे रजवाड़ों के पास कुछ अपनी अपनी कलाएं संस्कृतियां थी जो लोगों कलाकारों के पास, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार हुए उन क्षेत्रों पर, तो निश्चित तौर पे जो राजाश्रय दिया जा रहा था वो पतन हो जाता है, और पतन होने के बाद ये लोग कलाकार लोग पलायन करते हैं और पटना की तरफ एक लोग आते हैं कलकत्ता से और स्वतंत्र कला का विकास किए थे। तो कैसे ये कला जो डेवलप की है, किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी की इसमें भूमिका रही, इससे प्रश्न जोड़कर पूछा जा सकता है। फिर है कि पटना कलम शैली की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और हमेशा से पूछा जाता रहा है। इसके अलावा पटना कलम शैली लोक जीवन शैली की पर आधारित थी, इस पर चर्चा करना है। और स्वाभाविक बात है कि उसमें का जो पिक्चर है या फिर विषय वस्तु हैं या फिर जो कलाकार सामग्री का प्रयोग किए हैं, तो कैसे लोक जीवन से संबंधित था, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा ओवरऑल अगर देखें कला पर, तो हो सकता है कि बिहार के विभिन्न कला परंपराओं की विशेषताओं का उल्लेख करें। बिहार में जितनी कलाएं हैं उसमें मधुबनी पेंटिंग भी आ जाएगा, मंसूरा शैली भी है, तो ये सब तो कैसे पूरा मिलाकर भी कला संस्कृति पे पूछा जा सकता है। फिर बिहार की विभिन्न चित्रकला, क्योंकि देखिएगा स्पेशलाइज चित्रकला परंपरा पर पूछ सकता है क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार की चित्रकला के अंतर्गत देखते हैं तो मोटे तौर पर ठीक है मौर्य में, पाल में थोड़ा बहुत लक्षण मिलता है, लेकिन पटना कलम शैली पूर्णतः चित्रकला पर आधारित थी। इसके अलावा देखते हैं कि मधुबनी पेंटिंग है, मंजूषा शैली है, बावन बूटी है, तो कई ऐसी चीजें हैं जो
फोकस है चित्रकला पर, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है चित्रकला के बारे में बिहार में। फिर देखते हैं कि प्राचीन, अब ये तो रहा दोस्तों कि हमारे आर्ट से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं। अब कल्चर से क्या क्या हो सकता है, तो कल्चर को भी देखते हैं थोड़ा बहुत। तो आर्ट एंड कल्चर का मिला जुला रूप में है कि स्थानीय मूर्ति निर्माण कला के विशेष संदर्भ में मथुरा कला एवं गांधार कला, हम लोग जानते हैं कि मूर्ति कला के अंतर्गत दो रूप में विकसित हुआ था, गांधार और मथुरा। इससे भी पूछा जा सकता है कि इनकी विशेषताओं का उल्लेख करें, दोनों में क्या क्या अंतर था। फिर भारतीय मंदिर निर्माण कला के अंतर्गत नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली की विशेषताओं का उल्लेख करें कि किस प्रकार तीनों में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है। फिर उत्तर भारतीय निर्माण कला की विशेषताओं का उल्लेख करें, तो उत्तर भारतीय जो मंदिर निर्माण किया गया है तो उसमें क्या क्या विशेषताएं रही, उनकी विशेषताओं पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर इसके अलावा देखते हैं कि दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण कला की विशेषताओं का पूछे और ये उत्तर भारत से किस प्रकार भिन्न थी, ये भी पूछा जा सकता है। फिर इसके अलावा भारत में बौद्ध धर्म के लोकप्रियता के कारणों का उल्लेख करें, तो लोकप्रियता से प्रश्न पूछ सकता है कि क्यों बौद्ध धर्म इतना पॉपुलर हुआ। फिर बौद्ध जैन की तुलना पूछ सकते हैं कि जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अधिक लोकप्रिय क्यों हुआ, तो इच्छा करें, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है। फिर भारत में भी देखिएगा स्थापत्य के क्षेत्र में ही स्तूप कला बहुत ज्यादा डेवलप किया गया है, तो भारत में स्तूप निर्माण कला की विशेषताओं का उल्लेख करें, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखें तो दो चीजें और है, जैसे उत्तर भारत में गुहा निर्माण कला, ये क्योंकि पूछ भी चुकी है, फिर भी आप तैयार रखें। भारत में सूफी आंदोलन के उद्भव एवं विकास की चर्चा करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके अलावा भक्ति आंदोलन के उद्भव एवं विकास की चर्चा करें, केवल उद्भव को भी आ सकता है, सूफी भक्ति आंदोलन के उद्भव के पीछे क्या कारण था उसकी चर्चा करें, परिणाम विकास में क्या कौन सी भूमिका निभाई, कैसे डेवलपमेंट हुआ दोनों का, तो ये सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये रहा हमारा कुछ ऐसे प्रश्न जहां से आपको शॉर्ट नोट पर काम करने होंगे। इसके अलावा और भी सारे शॉर्ट नोट्स हैं, हिस्ट्री में भी होंगे, लॉन्ग आंसर होंगे, फिर अन्य सब्जेक्ट का भी लॉन्ग आंसर है। तो आपको लगभग सेक्टर जो बन रहा है, कभी भी ये मत सोचिए कि बस ये खंड पढ़ लें और क्वेश्चन वहीं से आने जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको एक थोड़ा व्यापक क्षेत्र लेकर चलना होगा। तो कुछ ऐसे ही टॉपिक और प्रश्न और उसका स्केचिंग आंसर हम लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए